नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आपकी विशेष चाहत, मांग और लगाव पर मैं नीतीश सर, नीतीश इंग्लिश टीचिंग सेंटर के तरफ से आपके पहली बार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस स्थिति में जो लॉकडाउन की अवस्था है, इसकी मद्देनजर रखते हुए आपकी टीचिंग प्रभावित ना हो, इसलिए आप ही लोग के अनुरोध पर हम आज से शुरू कर रहे हैं। बेसिक इंग्लिश से शुरू करेंगे, जीरो से लेकर आपके धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिक इंग्लिश पार्ट 1। बेसिक इंग्लिश पार्ट 1 हम लोग आज इंट्रोडक्शन करेंगे बेसिक इंग्लिश का। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग इसका जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे पार्ट्स को, डिटेल्स चलते रहेंगे। लेकिन हम लोग सीखेंगे कि बेसिक इंग्लिश से कंपटीशन में कैसे स्कोर करेंगे, कैसे कंसेप्ट डेवलप करेंगे। इसी वजह से हम लोग नजरिया विकसित करेंगे। चलिए देखते हैं, हम लोग बेसिक इंग्लिश शुरू कर रहे हैं पार्ट 1 से। चलिए आप लोग भी मेरे साथ साथ समझिएगा, लिखिएगा भी, जरूरत पड़ने पर नोट्स बनाते रहिएगा और हमेशा कोशिश करिएगा कि सावधानी से सुन के समझने का। चलिए हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग इंग्लिश है, बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है इंग्लिश, बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है इंग्लिश। खासकर हम आपके साथ इंग्लिश को लेकर और बहुत अच्छा रोचक हो जाएगा। आशा है कि बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है इंग्लिश। आप जानते हैं हम लोग कि इंग्लिश पूरे दुनिया में दो तरह से बोला जाता है, एक ब्रिटिश इंग्लिश और दूसरा अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश पूरी दुनिया में इंग्लिश दो रूपों में है, ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश। चूंकि हम लोग का कंपटीशन का सिलेबस ब्रिटिश इंग्लिश का फ्लो करते हैं, इसलिए हम लोग का जो इंग्लिश का पढ़ने का तरीका सिलेबस होगा ब्रिटिश होगा, ना कि अमेरिकन होगा। अब हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश इंग्लिश में क्या क्या प्रारूप है, कैसे कैसे इसका तरीका है, धीरे धीरे हम लोग जानेंगे, समझेंगे। चलिए देखिए कि कोई भी भाषा जो है, खासकर जो हम लोग इंग्लिश शब्द यहाँ देख रहे हैं, वो मुख्य रूप से एक भाषा है, लैंग्वेज होता है। मुख्य रूप से लैंग्वेज है, भाषा है। जिसे हम सब्जेक्ट मानकर पढ़ते हैं, जिसे हम सब्जेक्ट मानकर पढ़ते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज है, भाषा है, हम सब्जेक्ट मानकर पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूरी दुनिया में सो मेनी लैंग्वेज है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन हर भाषा का एक सिस्टमेटिक ग्रामर होती है। हर भाषा का एक स्पेसिफिक ग्रामर दिया गया है, जिसके अनुसार शब्दों का, वाक्यों का, अन्य फ्रेजों का, क्लॉजेज का सही तरह से प्रयोग बताया गया है। यहाँ हर भाषा का 3 प्रारूप हम लोग लेते हैं, देखिएगा। किसी भी लैंग्वेज का 3 प्रारूप में हम लोग यूज करते हैं। पढ़ने में, लिखने में, बोलने में और बोलने में। किसी भी लैंग्वेज को आप 3 स्टेप पे ले जा सकते हैं। किसी भी भाषा को हम पढ़ते हैं, लिखते हैं और बोलते हैं, यानी टू रीड, टू स्पीक, टू राइट और टू स्पीक। अब यहां पे देखेंगे कि रीड, राइट और स्पीक यानी 3 तरीका, 3 स्टेप किसी भी लैंग्वेज को हम करते हैं, ये 3 प्रोसेस प्रक्रिया है। तो वहां पे देखिएगा, ये 3 प्रोसेस करने के लिए हमें ग्रामर की जरूरत पड़ता है। हमें ग्रामर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ग्रामर जो है ये 3 स्टेप को सही तरीके से शुद्ध रूप से
लिखने, बोलने और पढ़ने में हमें सहायता करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर क्या कर सकती है, ग्रामर क्यों आवश्यक होती है भाषा में, यानी ग्रामर से हमें क्या क्या होगा, यानी एक शुद्ध यानी सही तरीका से व्यवस्थित रूप से ग्रामर हमें सहायता करती है व्यवस्थित रूप से क्या करने में, किसी भी वाक्य में शब्दों को सही तरीके व्यवस्थित रूप से लिखने, पढ़ने और बोलने में हमें सहायता करती है, जिससे किसी भी भाषा में शुद्ध रूप यानी उसकी जान और प्राण बचा रहे। आगे देखिएगा कि आपने बेसिक इंग्लिश पार्ट 1 में हम लोग जो चल रहे हैं, सबसे पहले इंग्लिश पूरी दुनिया में 2 रूप होता है, ब्रिटिश और अमेरिकन। हर लैंग्वेज की एक विशेष तरीका, प्रोसेस जो हम लोग 3 स्टेप लेते हैं, पढ़ना, लिखना और बोलना, और ये तीनों को करवाने के लिए ग्रामर की जरूरत पड़ती है। अर्थात ग्रामर क्या है, ग्रामर व्यवस्थित रूप से किसी भी शब्दों को वाक्यों में सही तरीके से लिखने, बोलने या पढ़ने में सहायता करती है। आगे देखिएगा, चूंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो हर लैंग्वेज साउंड से निकलती है। और थोड़ा सा सिस्टम आगे बढ़ाएंगे, देखिएगा इंग्लिश एक लैंग्वेज है और हर लैंग्वेज का उत्पत्ति साउंड से होती है। हर लैंग्वेज के, हम ये नहीं करें इंग्लिश लैंग्वेज, हर लैंग्वेज, दुनिया के जितने भी भाषाएं हैं सबकी उत्पत्ति साउंड से होती है, यानी साउंड के मतलब हो गया ध्वनि, यानी हर लैंग्वेज की उत्पत्ति साउंड से होती है। और ये साउंड होती है क्या, ये साउंड लेटर के लिखित रूप होते हैं। ये साउंड जो है लेटर के लिखित रूप होते हैं। यानी आपने सीखा भी कि हर भाषा, उसमें से एक इंग्लिश भी है, हर लैंग्वेज की उत्पत्ति साउंड से होती है, और साउंड क्या होते हैं, लेटर के लिखित रूप होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि अब आपकी चर्चा हम साउंड और लेटर पे करेंगे। चलिए यहां तक आप समझ गए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपने सीखा है, अभी तक समझे कि हर लैंग्वेज साउंड और लेटर से संबंध रखती है। यानी अब यहां तक देखें, यहां पे एक डायग्राम खींच लेते हैं आपके साथ। लैंग्वेज हो गया साउंड, साउंड हो गया लेटर, और लेटर का लिखित रूप। चलिए अब देखिएगा, तुम थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा अच्छा से। इंग्लिश में जो साउंड होते हैं वो 44 होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में जो साउंड की संख्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड की संख्या 44 होते हैं। और सब आप बच्चे सब जानते हैं कि लेटर इंग्लिश में जो होते हैं वो 26 होते हैं। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे देखिए, बहुत बेसिक से हम लोग चल रहे हैं, बहुत जीरो लेवल से हम लोग निकल रहे हैं हम लोग। तो साउंड 44 है, लेटर की संख्या 26 है, जिसमें से मुख्य रूप से लेटर को 2 रूपों में विभाजित किया जाएगा। आप सब जानते हैं, इसमें से बहुत ही हम लोग आसान और बेसिक है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल और कॉन्सोनेंट, यानी हम जितने हम लोग साथ चल रहे हैं, हम लोग बेसिक से कि जो हम लोग साउंड लेटर का जो संबंध दिखा रहे हैं, तो इंग्लिश में साउंड की संख्या 44 और लेटर की संख्या 26 है, जिसमें से वॉवेल और कॉन्सोनेंट में बांटा गया है। वॉवेल की संख्या हो गया 5, और जो रेस्ट बचा 26 में से जो 5 को हमने घटा कर जो रेस्ट बचा वो हो गया 21। और 5 का नामांकन आप लोग विशेषकर सभी बच्चे जानते ही होंगे, ये बेसिक है, A, E, I, O, E।
ये जो 5 स्वरूप है भावेल का, और इसके अलावा इस पांचों चेहरों के अलावा सभी हो जाएंगे कॉन्सोनेंट में, यानी हो जाएगा बी सी डी एफ डॉट 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 डॉट, यानी हो जाएगा बी सी डी डॉट डॉट डॉट, ये सब कॉन्सोनेंट होगा। चलिए आगे हम लोग यहाँ तक जान लिए हैं कि हर लैंग्वेज, जो भी इंग्लिश हो या कोई, एक साउंड से उत्पत्ति होती है, साउंड लेटर का लिखित रूप होता है, और हम लोग इंग्लिश में साउंड की संख्या 44 और लेटर की संख्या 26 है, जिसमें से भावेल और कॉन्सोनेंट में विभाजित किया गया है। ग्रामर ने इसे विभाजित किया है भावेल और कॉन्सोनेंट में। भावेल की संख्या 5 है, ए ई आई ओ यू, और रेस्ट जो बचा बी सी डी डॉट डॉट, सभी 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। आगे देखिए, कॉन्सोनेंट और भावेल में हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। फिर देखिएगा, चूंकि इंग्लिश में साउंड की संख्या 44 हो गया, तो साउंड कौन कौन सा हुआ ये भी देखना हम लोग का। यानी साउंड जो आपको अभी पता चला, अभी हम लोग बात किए 44 है, तो इसमें भी साउंड का, चूंकि साउंड लेटर से निकला है, और आप जानते हैं लेटर 2 प्रकार है, अर्थात साउंड भी 2 प्रकार होगा। कौन कौन सा होगा? ए भावेल साउंड भी होगा और कॉन्सोनेंट साउंड होगा, यानी भावेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, नॉट लेटर नहीं, साउंड बात कर रहे हैं। यानी साउंड संख्या 44 है, जिसमें से 2 रूप है, भावेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। अब इनकी कितनी संख्या होती है, तो भावेल का कितनी संख्या हो जाएगा? 20 और 24। चलिए, यानी भावेल साउंड की संख्या 20 है, 20 है, और ये 24 24 है कॉन्सोनेंट साउंड। अब ये सवाल है कि साउंड का उत्पत्ति कैसे होता है, साउंड को हम पहचानेंगे कैसे। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग यहाँ तक देख लेंगे। चलिए कैरी करते जाइएगा। आगे है आप लोग का कि जो भावेल साउंड है उसकी उत्पत्ति कैसे होता है, देखिएगा ध्यान से। भावेल साउंड की उत्पत्ति वोकल कोड से होती है। भावेल साउंड की उत्पत्ति वोकल कोड से होती है, यानी भावेल साउंड यानी जो स्वर ध्वनि है, यानी स्वर ध्वनि, स्वर जैसा जो आवाज है, उच्चारण है, उसकी उत्पत्ति वोकल कोड, वोकल कोड, वोकल कोड, स्वर यंत्र, स्वर यंत्र। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है स्वर यंत्र? ये बायोलॉजी में हम लोग पाठ है, एक ऑर्गन अंग होता है जिसको हम कह सकते हैं कंठ, ठेठ भाषा में कह सकते हैं कंठ, 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 यानी वोकल कोड जो स्वर यंत्र है, हम जिसे हम अपनी भाषा में कंठ कह सकते हैं, वहां से जो स्वर अक्षरों का जो प्रोनाउंसिएशन होगा, जो लेटर का आवाज निकलेगा, उसको हम भावेल साउंड कहेंगे। और इसके अलावा यानी वोकल कोड से जो साउंड निकलता है उसके अलावा, जैसे वोकल कोड, वोकल कोड यानी स्वर यंत्र के अलावा, के अलावा जितने भी साउंड उत्पन्न होंगे, जितने भी साउंड निकलेंगे, उत्पन्न होंगे, जैसे मुंह, दांत, तालू, जीभ, होठ इत्यादि से जो भी ध्वनि उच्चारण होगा अक्षरों का, उसे हम कॉन्सोनेंट साउंड कहेंगे। ये सबसे जितने भी उत्पन्न होंगे, जितने भी उत्पन्न ध्वनि होंगे, ये ध्वनि कॉन्सोनेंट साउंड कहलाएगा, कॉन्सोनेंट साउंड कहलाएगा, यानी अब थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या अभी तक सीखे हैं अभी आप लोग। फिलहाल यहाँ देखेंगे कि भावेल साउंड किसे कहेंगे,
हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड कैसे कहते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड की क्या पहचान होगी, वोवल साउंड की क्या होगी। तो वोवल साउंड का उत्पत्ति हो गया वोकल कॉर्ड से। वोकल कॉर्ड मतलब स्वर यंत्र यानी कंठ हो गया। और आपका ये वोकल कॉर्ड स्वर यंत्र के अलावा जितने भी साउंड आप लेटर को निकालोगे कहां से, मुंह से, दांत से, तालु से, जीभ से, ओंठ से इत्यादि से, तो वो सब आपका कॉन्सोनेंट साउंड कहलाएगा। वो सब आपका कॉन्सोनेंट साउंड कहलाएगा। जो संख्या में कितने हैं अभी आप लोग को बताया गया है, कितने हैं 24 है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड कितने होंगे 24 हो जाएंगे। और वॉवल साउंड आपको पता है 20 होंगे। चलिए यहां तक हम लोग समझ गए हैं, आगे बढ़ते हैं, हम लोग रेडी करते हैं। अब फिर से एक बार थोड़ा सा हम ड्रॉ करेंगे, चाहेंगे कि अभी आप कितना सीखे हैं, कैसे सीखे हो, थोड़ा सा ड्रॉ करने के लिए आपसे 1 सेकेंड देखेंगे। अभी तक आपने देखा इंग्लिश जो हम लोग बेसिक चल रहे हैं, इंग्लिश एक भाषा है जिसे सब्जेक्ट मानकर पढ़ाया जाता है। हर भाषा की जो उत्पत्ति है वो साउंड से होती है, और साउंड जो है लेटर से होती है। लेटर का लिखित रूप होता है। यहाँ तक आपने बहुत अच्छा से समझ गया होगा कि कोई भी लैंग्वेज ऐसा नहीं, इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज हो उसकी उत्पत्ति साउंड से, और साउंड होते हैं लेटर का लिखित रूप। अभी आपने जाना चूंकि इंग्लिश में साउंड की संख्या 44 और लेटरों की संख्या 26 होते हैं, जिसमें से आपने डिवाइड किया 5 और 21 में, यानी वोवेल और कॉन्सोनेंट में, जिसमें से आपने यहां भी विभाजित किया 20 और 24। 20 क्या होता है वोवेल साउंड होता है, और 24 कॉन्सोनेंट साउंड होता है। यहां तक आप क्लियर हो चुका है। अब थोड़ा सा हम लोग कंपटीशन का यानी इस बेसिक से कंसेप्ट बनाते हैं रीडर्स के लिए। हम लोग आगे बढ़ेंगे, कंपटीशन भी से बात करेंगे कि ये दोनों से हमें फायदा क्या मिलेगा, अप्लाई क्या करेंगे, फंक्शन क्या होगा, क्योंकि मुख्य फोकस है थ्योरी नहीं, थ्योरीज को समझकर हमें इससे क्या काम लेना है, इससे हमें कंपटीशन में कैरियर में क्या फायदा देगा। देखिए क्या फायदा देगा हमें, यानी ये साउंड और लेटर को अगर हम समझ गए हैं तो इससे हमें फायदा मिलने वाला क्या है वो देखिए। ये साउंड और लेटर से हमें फायदा होने वाला है, एक बहुत अच्छा टॉपिक है, आप सब जानते हैं, आर्टिकल। ध्यान दीजिएगा, आप साउंड और लेटर से ही संबंध है आर्टिकल का, और किसी से नहीं है। साउंड और आर्टिकल को अगर आप समझ जाएंगे, समझिए आर्टिकल समझ जाइएगा। कैसे देखेंगे हम, चूंकि अभी बेसिक है थोड़ा सा इस पर जानकारी दे रहे हैं, फिर डिटेल्स धीरे धीरे आपका जैसी क्लास आपका वीडियो क्लास आगे बढ़ेगी हम आपको डिटेल्स देंगे। चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इससे जानकारी ले लेते हैं। आर्टिकल जो होता है वो डिटरमाइनर परिवार का होता है, डिटरमाइनर परिवार का है आर्टिकल, डिटरमाइनर परिवार का है, जिसे आपको एडजेक्टिव का अंश बोला गया है। जैसे कह सकते हैं कि कैसे होता है कि हनुमान अवतार है, अंश है, जैसे इसी प्रकार आर्टिकल जो है एडजेक्टिव का अंश है। आर्टिकल जो है एडजेक्टिव का अंश है, यानी चेहरा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, हिस्सा कर सकते हैं। यानी आर्टिकल जो है डिटरमाइनर का रूप लेता है, जिसको हम एडजेक्टिव का अंश कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि शुद्ध भाषा में कि एडजेक्टिव ही आर्टिकल है, एडजेक्टिव ही आर्टिकल है, यानी एडजेक्टिव का पहचान आर्टिकल देता है। चलिए देखिए, आप ये आर्टिकल को हम लोग ग्रामर में हम लोग ने समझे हैं, पढ़े हैं कि ये मुख्य रूप से 2 रूप में आपको विभाजित किया जाता है, एक डिफिनिट और इनडिफिनिट, डिफिनिट और इनडिफिनिट। डिफिनिट निश्चित, ये अनिश्चित, यानी निश्चित, निश्चित और अनिश्चित। क्या निश्चित और अनिश्चित, यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या निश्चित अनिश्चित की बात करेंगे, क्योंकि आर्टिकल आपने बोला ना एडजेक्टिव का अंश है। अभी हम लोग समझे आर्टिकल है क्या है, कुछ नहीं है, एडजेक्टिव का ही रूप है। तो ये इसके 2 चेहरे हम लोग के साथ आते हैं, डिफिनिट आता है और इनडिफिनिट आता है। तो ये क्या है निश्चित अनिश्चित, ये समझिएगा
कि आर्टिकल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं होता है। हम लोग जस्ट कैरी करेंगे अगले क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच जब चलेंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए कि आर्टिकल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा भाग नहीं होता है। तो हम लोग अभी देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं होता है। चलिए ठीक है, ये जन्मा है किस लिए, इसकी फंक्शन ग्रामर ने क्या दिया है, तो समझिएगा आर्टिकल जन्मा है नाउन के लिए। आर्टिकल का जो उद्भव हुआ है नाउन के लिए होता है, यानी आर्टिकल जो बेसिकली आया है हर हाल में नाउन के लिए ही आया है। जैसे होता है ना कि हम फलना के लिए ही जन्मे, हम इस चीज काम करने के लिए जन्मे, हम इस चीज के लिए ही हम पैदा हुए हैं। तो समझिए आर्टिकल पैदा हुआ नाउन के लिए, और ये नाउन का ही निश्चित अनिश्चित बताता है, यानी ये नाउन को निश्चित करता है और अनिश्चित रूप देता है। यानी आर्टिकल का क्या फंक्शन हुआ कि कोई भी नाम, हम डिटेल्स आगे चलेंगे जब पार्ट्स में चलेंगे नाउन क्या है, फिलहाल अभी समझिए कि कोई भी जो नाम है, कोई भी नाम, दुनिया में हर चीज का नाम है, कुछ न कुछ है, जिंदा है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, दिखता है, नहीं दिखता, हर चीज का नाम है। तो हर नाम को दो रूप देता है, निश्चित और अनिश्चित। यानी नाम को ही, यानी नाउन को निश्चित और उसको या अनिश्चित बताता है। अब देखिए, निश्चित बताने वाले जो आर्टिकल का चेहरे हैं वो द होता है, और अनिश्चित बताने वाले जो चेहरे हैं वो ए या एन होता है। दो मेंबर है, दो सदस्य है, ए या एन होता है। अब देखिए, अब साउंड और लेटर से आपका समझ में आ जाएगा ठीक से। यानी द हो गया निश्चित चेहरे और ए एन से अनिश्चित, यानी पता नहीं चलेगा कौन है। अब देखिए आगे बढ़िए, ये साउंड लेटर से हमें फायदा, अभी हम चर्चा करेंगे फायदा क्या होगा, क्या उससे फायदा है, क्या उससे फंक्शन है। देखिए हम लोग अब थोड़ा सा इस सदस्य से मिलेंगे अच्छा से। यही ए या एन का प्रयोग ही आपको साउंड और लेटर पर निर्भर करेगा। कैसे देखिएगा, ए या एन का प्रयोग जो अनिश्चित है वो निर्भर करेगा साउंड और लेटर से। साउंड और लेटर से कैसे निर्भर करेगा, ध्यान दीजिएगा। अभी आपने पढ़ा सीखा कि इंग्लिश में साउंड होते हैं 44 और लेटर की संख्या होते हैं 26, लेकिन ये दोनों अंतर है, दोनों की संख्या में बहुत अंतर हो गया। अगर दोनों की संख्या एक होता है, यानी ये 44 है तो ये भी 44 होता है, या ये 26 है तो ये भी 26 होता है, तो समस्या नहीं होता, यानी दोनों बराबर हो जाता। लेकिन यहाँ अंतर हो गया है। अब ये अंतर हो गया है तो क्या प्रॉब्लम होगा देखिएगा, समस्या क्या हो जाएगा देखिएगा। तो इस समस्या को हटाने के लिए थोड़ा सा हम हिंदी की सहायता लेंगे, हिंदी भाषा की सहायता लेंगे। हम हिंदी भाषा का हम सहायता लेने जा रहे हैं। ये समस्या आने के कारण इंग्लिश में लेटर और साउंड की संख्या अंतर है, इस कारण हम हिंदी भाषा में चलेंगे। क्यों चलेंगे, क्योंकि हिंदी भाषा में जो ध्वनि है और अक्षर, ध्वनि और अक्षर जो है उनकी संख्या एक समान होते हैं। ये भी याद रखेंगे, समझ जाएंगे। आपसे पूछेगा कोई भी तो बताएंगे कि इंग्लिश में ध्वनि और अक्षर जो है असमान होते हैं, लेकिन हिंदी में ध्वनि और अक्षर क्या होते हैं, उनकी संख्या एक है। कैसे है देखिएगा, कैसे, ऐसा नहीं बोलने से विश्वास करना है, देखिएगा सिद्ध भी करते जाना है। जैसे कोई अभी अक्षर लेते हैं, अब इसकी उच्चारण क्या हो गया, है ना, उच्चारण क्या हो गया, जैसे ये अक्षर हो गया ना, ये अक्षर है, ये ध्वनि है यानी उच्चारण है, उच्चारण है यानी ध्वनि है। अब ये जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, आ अक्षर का उच्चारण क्या होगा आ, क अक्षर का क्या होगा क, ख का क्या होगा ख। कोई अंतर नहीं है, यानी अक्षर और उच्चारण यानी ध्वनि दोनों क्या है, एक है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है, इंग्लिश में संख्या अंतर हो गया, इसीलिए हम यहाँ सहायता लिए हिंदी का। किसलिए लेंगे सहायता, किस लिए लिए, ए या एन के प्रयोग के लिए। ए एन का प्रयोग कैसे करेंगे, इसलिए आप समझिएगा कि ए या एन क्या है। सबसे पहली बात है कि ये दोनों को ग्रामर ने विभक्त किया है उसकी लेटर के चेहरे के साउंड के आधार पर। कैसे, अगर भावेल लेटर है, भावेल अक्षर है, भावेल चेहरा है, तो उसके लिए आइन रखा है।
और कॉन्सोनेंट चेहरे हैं उसके लिए ए को प्रयोग करने पर बात किया हम लोग का। देखिए प्रयोग करिए आप लोग, यानी वॉवेल है तो एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट है तो ए। लेकिन स्पष्ट इसमें छिपा हुआ एक अर्थ है जो आप समझिए आप लोग। ये लेटर से नहीं हम लोग को पहचाना कि लेटर अगर वॉवेल है, यानी इसका मतलब हुआ कि ए ई आई ओ यू अगर लगा होगा तो हम आई लगा दें, और बाकी लगा है बी सी डी, अगर आ गया लेटर दिख गया तो हम ए लगा दें। ऐसा गलत हो जाएगा, ऐसा करना गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? जैसे देखिए, एक कोई भी आप शब्द लीजिए, नाउन लीजिए, एडजेक्टिव शब्द, कोई भी शब्द लीजिए। अभी जैसे मान लीजिए अम्ब्रेला लेते हैं, अम्ब्रेला लेते हैं, है ना, ऑनेस्ट लेते हैं, ऑनेस्ट लेते हैं, है ना, यूरोप लेते हैं, यूरोपियन लेते हैं, बॉय लेते हैं, गर्ल लेते हैं, कोई भी शब्द लीजिए। देखिए तो आप देखिए इस शब्द का प्रथम लेटर देखिए यू है, ये शब्द का एच है, ये शब्द का क्या है डी है। देखिए लेटर की देखने में क्या लग रहा है, देखने में ये लेटर क्या लग रहा है वॉवेल, ये क्या लग रहा है कॉन्सोनेंट, ये क्या लग रहा है कॉन्सोनेंट। तो स्वाभाविक है अगर ये सीख रहे हैं, सीख गए कि हम लोग लेटर से हम एन का प्रयोग करें तो गलत हो जाएगा। कैसे? देखिए हम लोग साउंड पे चलना पड़ेगा, लेटर पे चलेंगे गलत होता है। कैसे होगा? अगर हम यहाँ पे लगा दें क्या रख देंगे, मान लीजिए अम्ब्रेला है तो चलेगा आइन, अम्ब्रेला आइन लगा दें। ऑनेस्ट एज है तो हम क्या लगा दें, ए लगा दें, क्योंकि कॉन्सोनेंट है। बॉय है ये लगा देंगे डी के अनुसार, एज के अनुसार, और यू। तो ये लेटर्स के चेहरे से अगर हम एन का प्रयोग करेंगे तो हमें कंफ्यूजन होगा, गलत हो जाएगा। हम इस पर कैसे जाएंगे? साउंड पर जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, किसी भी शब्द का हम पहले साउंड निकालेंगे, किसी भी शब्द पर हम साउंड निकालेंगे, और उस शब्द का जो प्रथम अक्षर का जो साउंड निकलेगा, प्रथम अक्षर का जो साउंड निकलेगा वो साउंड वॉवेल है या कॉन्सोनेंट, उसके आधार पर हम ए या आइन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए अम्ब्रेला, इसको हम हिंदी में लिखे अम्ब्रेला, ऐसा बोलता है अम्ब्रेला। बताइए इसका प्रथम अक्षर का जो हम ध्वनि निकाले तो आप पता ना हिंदी में आपने पढ़ा होगा आ ई, ये सब क्या है, स्वर है। तो बताइए ये अम्ब्रेला यहाँ निकला तो यहाँ ध्वनि क्या निकला, वॉवेल का, इसलिए हम यहाँ प्रयोग क्या करेंगे, आयन का। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आयन लगा देंगे। चलिए तो यहाँ पे दिक्कत नहीं, आयन लगा देंगे। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ इसका उच्चारण निकालिएगा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। अब यहाँ भी तो आई वाला आ गया, तो इसका भी तो स्वर क्या ले गया, ध्वनि क्या हो गया, स्वर नहीं हुआ। यहाँ भी स्वर ध्वनि हुआ, यहाँ भी ध्वनि स्वर हुआ, तो भी यहाँ क्या लगाएंगे, आयन लगाएंगे। तो फिर यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे, आयन का यूज करेंगे। फिर यहाँ पे बॉय, वॉय, वॉय, व से आता है व, ये सब क्या है, व्यंजन है। तो स्वाभाविक है इसके उच्चारण क्या हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। कॉन्सोनेंट साउंड होने के कारण क्या लगेगा, ए। तो अभी आपने सीखा कि आपको साउंड और लेटर से क्या फायदा होगा, साउंड लेटर से क्या फायदा होगा। अभी देखें आपने सीख लिए होंगे कि साउंड लेटर से अभी आपका बेसिक से जो आप सीख रहे हैं कि साउंड और लेटर से क्या फायदा होगा। तो साउंड और लेटर से आपको पहला फायदा हो गया किस टॉपिक में, किस जगह पे, आर्टिकल को पहचानने में, खासकर ए या एन के प्रयोग में। ध्यान दीजिए कि आपका साउंड और लेटर से फायदा, हम लिख भी देते हैं फायदा। अभी क्या होगा, अभी सीख लिए होंगे कि हम लोग फायदा, ये दोनों से हमें क्या मिलेगा, इससे और इससे दोनों से फायदा क्या होगा, आर्टिकल यानी ए या एन के प्रयोग में, के प्रयोग में। क्लियर हो गया यहाँ तक आप लोग सीख गए होंगे कि हम लोग रिमाइंड मारते हैं। सबसे पहले आपने सीखा कि इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। आपने सीखा इंग्लिश क्या होता है, एक लैंग्वेज होती है, भाषा है। भाषा कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो आपने सीखा साउंड से होते हैं, साउंड से होते हैं। साउंड क्या होते हैं, तो आपने सीखा लेटर के लिखित रूप होते हैं, लिखित रूप होते हैं। आपने फिर सीखा इंग्लिश में साउंड संख्या कितने होते हैं, 44 है। लेटर की संख्या कितने हैं, 26 है।
कितने कितने कौन सा है सब आपने सीखा। क्या फायदा है दोनों से होगा, क्या फायदा होगा आर्टिकल में ए एन के प्रयोग से। आगे बढ़िए, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बेसिक्स आगे बढ़ाते हैं। फिर अब आइए एक इससे ईरर आपको सीखना है, क्योंकि बेसिक्स आपको बोले अभी कि कंसेप्ट लेके चलेंगे तो आपको कंपटीशन व्यू में दिक्कत नहीं होगा। खासकर जो मेरे प्यार छात्र जो है, प्यारे दोस्तों जो इस बार इंटर पास हुए हैं, जो अभी करियर का शुरुआत करेंगे, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और चूंकि उन्हीं के पर्पस या जो कंपटीशन में सीरियस हैं, वो दोनों के लिए हम पहले जड़ बना रहे हैं, आपका बेसिक बना रहे हैं हम लोग। चलिए देखिएगा अब थोड़ा सा आगे कि लैंग्वेज, साउंड और लेटर, यहां से एक ईरर आता है। क्या है लेटर का मतलब हो गया अक्षर, और एक शब्द है लाइटर। लाइटर ये क्या है, इसका मतलब अक्षर नहीं होता। ये क्या है, एक एडजेक्टिव शब्द है, डिटेल्स आगे जाएंगे। इसका प्रयोग होता है हमेशा दो में, कोई भी दो हो, जहां दो की चर्चा होगा, चाहे दो में कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, तो हम दो के बीच जो तुलना होगा, दो के बीच में वहां किसी बात में यदि दो व्यक्ति या वस्तु की चर्चा किया जाए तो उसमें से तुलना करेंगे, तो बाद वाला व्यक्ति या वस्तु के लिए रखेंगे, उसके लिए हम लाइटर का प्रयोग करते हैं। कारण यहां समझिएगा लेटर से एक ईरर आया है, इसका समझ लीजिएगा, सीख लीजिएगा। लेटर मीन्स अक्षर होता है, और लाइटर मीन्स होता है कि ये एडजेक्टिव स्वरूप है, ये आपकी स्थान को प्लेस को डिनोट करता है। क्या दो के बीच में, क्या दो के, चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो, और वो क्या बताता है बाद, यानी इसका मतलब होता है बाद वाला, दो व्यक्ति या वस्तु में तुलना। अब यहां से कैसे ईरर आया देखिएगा, एक सेंटेंस आपको देते हैं, बहुत ही माइनर मिस्टेक किया गया था इस ईरर में। देखिएगा मान लीजिए, देखिए जो ईरर आया था, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। ठीक से लिख लेते हैं, थोड़ा स्पेस कम है, ध्यान से, फ्रेंड्स कॉमा, बट the lighter is a teacher, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो गलती किया था लेटर देकर, देखिएगा थोड़ा सा ही वर्ड्स को चेंज करता है ना लेटर से दाएं बाएं, तो बहुत बड़ा मिस्टेक होता है, ब्लंडर होता है। देखिए राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, What the later is a teacher, और इस लेटर के जगह पर दे दिया था ये लेटर। अब आप बताइएगा, आप सीख चुके हैं सही कौन होगा, तो स्वाभाविक लेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे चर्चा कितने व्यक्ति का हो गया, राम और श्याम, फर्स्ट और सेकेंड, दो व्यक्ति की चर्चा हुआ, दोनों में तुलना कर रहा है कि ये दोनों दोस्त हैं, लेकिन बाद वाले क्या है शिक्षक, यानी यहाँ लेटर से क्या डिनोट हुआ श्याम को। लेकिन अगर ये लेटर रख दे जो अक्षर है, तो क्या मीनिंगलेस हो जाएगा, यानी द लेटर इज ए टीचर, क्या अक्षर शिक्षक है, ये तो गलत हो गया। यानी आपने सीखा भी कि ये बेसिक से भी कर दे दिया, यानी लेटर और लेटर अगर सही से नहीं समझ में आया तो एक अक्षर को उलट पुलटने से मिस्टेक हो जाएगा। तो आपने अभी सावधानी से सीखिएगा कि यहाँ लेटर मीन्स अक्षर होता है, लेटर का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तुओं के तुलना में बाद का कर देता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए देखिए, ये अभी तक आपने सीखा कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हर भाषा की उत्पत्ति साउंड से होती है, और साउंड लेटर का लिखित रूप होता है। साउंड और लेटर से हमें फायदा क्या होता है, आर्टिकल को पहचानने में, खासकर ए या एन के प्रयोग में। आगे देखिए बेटा, लैंग्वेज है इंग्लिश आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज होता है, साउंड से हो गया लेटर। आप ध्यान दीजिएगा, लेटर का क्या फंक्शन होगा, लेटर का फंक्शन होता है वर्ड से शब्द को बनाने में, ध्यान देंगे, यानी लेटर से शब्द को बनाने में फायदा होता है। लेटर ही शब्द को बना सकता है, यानी लेटर शब्द को बना सकता है कैसे, यानी जो अक्षर होंगे वो ऐसे अक्षर व्यवस्थित होंगे जो एक मीनिंगफुल सेंस होगा, एक अर्थपूर्ण भाव प्रकट करेगा। यानी शब्द कैसे होगा, शब्द बनने के लिए आपको क्या चाहिए, तो लेटर चाहिए। लेटर की संख्या जो भी हो, एक हो या एक से ज्यादा हो, और वो लेटर किस रूप में होना चाहिए, व्यवस्थित रूप में होना चाहिए।
व्यवस्थित रूप में जो अर्थपूर्ण प्रकट करेगा, अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण और भाव प्रकट करेगा। यानी वर्ड बनने के लिए क्या चाहिए? लेटर चाहिए। और वो लेटर कैसा होना चाहिए? व्यवस्थित रूप में हो, जो एक अर्थ दे। जैसे कोई भी अगर आप बनाओ ADEC, क्या कहेंगे? वर्ड है? तो कहेंगे नहीं। कैसे वर्ड है? लेटर तो है, लेकिन इसका मीनिंग जो है, इसका सेंस मीनिंग नहीं है। इसलिए लेटर, ये जो लिखे हुए होने के कारण, लेटर आने के कारण भी यह शब्द नहीं है। तो समझिएगा कि शब्द कैसे बनता है, शब्द बनाने के लिए क्या जरूरी है। तो लेटर तो जरूरी है ही। लेटर एक बेसिक यूनिट है, यानी लेटर जो है वर्ड का बेसिक यूनिट है। यानी लेटर जो है बेसिक यूनिट है क्या चीज का? वर्ड का। तो क्या सिर्फ लेटर से नहीं बनेगा? आप देखा, लेटर्स के साथ मीनिंगफुल अर्थ देगा तभी वर्ड होगा। और वर्ड को बनाने के लिए और आपको सहायक होगा, वर्ड को बनाने के लिए एक सहायता देगा। कौन सा सहायता देगा? देखेंगे। यानी वर्ड को बनाने के लिए जो सहायता देगा उसे मोर्फेम्स कहते हैं, यानी इसको हम शब्दांश कहते हैं। ध्यान देंगे। यानी वर्ड को बनाने में हम एक विशेष शब्द के हिस्सा, चेहरे को बुलाएंगे, जिसे मॉर्फेम्स कहते हैं, शब्दांश कहते हैं। और इसी को अन्य भाषा में आफिक्स भी कहते हैं। यानी मॉर्फेम्स कहिए या आफिक्स या फिक्सेस कहिए, क्या चीज करेगा? वर्ड को सहायता करेगा बनाने में। वर्ड के नए चेहरे देगा, नया अर्थ देगा, तरह तरह का शब्द का रूप देगा। कौन देता है? शब्दांश यानी मॉर्फेम्स देता है, या जिसे हम आफिक्स भी कहते हैं। आफिक्स मुख्य रूप से आपको दो रूप में होता है, प्रीफिक्स और सफिक्स। अफिक्स दो रूप में होता है, प्रीफिक्स और सफिक्स, जिसके हिंदी कहते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। यानी अफिक्स दो चेहरे हैं, मुख्य रूप से दो रूप में बांटते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स, जिसका होता है उपसर्ग हिंदी अर्थ और प्रत्यय। क्या है? प्री मतलब ये रूट शब्द ही है। प्री मतलब पूर्व, पहले। प्री मतलब ही होता है पहले, यानी किसी भी शब्द के पहले लगकर उस शब्द के अर्थ चेहरा बदले, उसे प्रीफिक्स कहेंगे। और सफिक्स होता है बाद में, यानी किसी भी शब्द के अंत में। यानी दो तरह से आ गया। प्रीफिक्स लगेगा कहाँ? यहाँ शब्द दे देते हैं, और अच्छा समझ जाइएगा आप लोग। यहाँ शब्द मान लिएगा, और यहाँ क्या हो गया? प्रीफिक्स कहाँ लगेगा? पहले, शब्द के पहले लगेगा। और सफिक्स कहाँ लगेगा? शब्द के बाद लगेगा। ध्यान से देखिएगा, शब्द के बाद। थोड़ा सा अच्छा से मिटा दें तो साफ अच्छा हो जाए। देखिएगा, ये शब्द के बाद इस शब्द के पहले लगेगा, और इस शब्द में जैसी प्रीफिक्स लगेगा तो इस शब्द का नया चेहरा देगा, अर्थ देगा। और ये भी जैसी बाद में लगेगा, वो भी एक नया चेहरा अर्थ देगा। यानी इसका भी फंक्शन यही है, इसका भी फंक्शन यही है, लेकिन अंतर देख लेंगे दोनों में। प्रीफिक्स क्या काम करेगा शब्द में, और सफिक्स क्या काम करेगा। यानी प्रीफिक्स का फंक्शन यानी कार्य क्या है? तो शब्द के पहले लगकर क्या करेगा? तो समझिएगा, प्रीफिक्स का जो कार्य है वो शब्द के पहले लगकर उस शब्द को उल्टा बना देता है। उस शब्द को उल्टा बनाने में काम करता है। शब्द के पहले लगकर उस शब्द का विपरीतार्थक अर्थ देता है। विपरीतार्थक शब्द का अर्थ देता है, यानी जिसे आप एंटोनिम कहते हैं, यानी आपने सीखा प्रीफिक्स का मुख्य फंक्शन है शब्द के पहले लगकर उस शब्द को एंटोनिम बनाना। जैसे देखिए, कोई शब्द लेते हैं ऑनेस्ट, यहाँ पे देखिए एक डिस प्रीफिक्स को जोड़ते हैं तो होता है डिसऑनेस्ट, यानी हो गया ईमानदार। इसका अर्थ है लगभग जानते हैं, ईमानदार। ये हो गया बेईमान। यानी यहाँ पर शब्द के पहले लगकर उस शब्द को जनरली उल्टा बना देता है। लेकिन सफिक्स क्या करता है, ये ध्यान दे दीजिएगा। सफिक्स का क्या रोल है वो थोड़ा सा देख लीजिए।
सफिक्स का फंक्शन क्या है, सफिक्स का क्या कार्य है, ये शब्द का पहचान देता है। मुख्य रूप से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, शब्द का कार्य शब्द का यानी शब्दों को पहचान देती है, पहचान देती है। यानी क्या पहचान देती है कि शब्द क्या क्या चेहरे में लेकर आते हैं, कौन कौन सा शब्द होते हैं, यानी कैसा कैसा शब्द है, कौन कौन शब्द है, देखेंगे कौन कौन शब्द हैं। यानी आपसे पूछा जाए, समझ जाइएगा कि सफिक्स का काम होता है शब्दों को पहचान देना कि कौन कौन शब्द है, यानी शब्द का रूप कौन कौन सा है, यानी नाउन रूपी शब्द, एडजेक्टिव रूपी, भाव रूपी शब्द और एक वर्ब रूपी शब्द। ये आपको 4 सेक्शन में बांटने का कार्य आपका सफिक्स करता है, यानी शब्दों का पहचान सफिक्स देगा और प्रीफिक्स जो है शब्दों को उल्टा यानी एंटोनिम बना देता है। चलिए मेरे दोस्त, हम यहीं तक आपसे साथ जुड़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट हम आगे वीडियो बनाएंगे आपके लिए, फिर बनाते रहेंगे, आपके साथ जुड़ते रहेंगे। बस आप मेरा प्रथम प्रयास है, जैसा अच्छा लगेगा देखिएगा। हम आप लोग के लिए हम हर समय मेहनत करते रहेंगे और हर लेवल का लड़का जो भी है, कंपटीशन यानी फ्रेशर, सबके लिए साथ हम जुड़ेंगे। और सिर्फ ये जो हमसे जुड़ने के लिए जो चैनल आया है यूट्यूब पर, हम लोग चैनल आए हैं नीतीश इंग्लिश टीचिंग सेंटर का, सब्सक्राइब कर लेंगे। जो एक संबंध है जोड़ते रहेंगे हम लोग का, हम लोग आपसे साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।